अगर सत्ता का संरक्षण अपनी पार्टी के नेताओं को कार्यकर्ताओं को ना होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। जिस वीआईपी की बात अंकिता भंडारी अपने मोबाइल के मैसेज में करके गई उसका अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। फोरेंसिक जांच के सारे तथ्यों को मिटाने के लिए वहां डोजर चलवाया। लोगों ने अंकिता के भंडारी के कमरे को तहस नहस किया, उसके बिस्तर को स्विमिंग पूल में डाला, रिजॉर्ट में आग लगवाने का काम किया। वही ममता जोशी बहुगुणा, उसका भाई हर चौराहे पर हर मीटिंग में इस बात का रोता है कि सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं के दबाव में उसकी बहन की खोज खबर नहीं की जाए। उत्तराखंड के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, खासकर महिला अपराध में। एनसीआरबी की रिपोर्ट मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार जो 2023 में आई है, उत्तराखंड 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में पहले स्थान पर खड़ा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यहां इन पिछले 5 वर्षों में 10,500 से अधिक लापता केसेस आए हैं, जिसमें 10,500 महिलाएं लापता हुई हैं। पिछले वर्ष दुष्कर्म की अगर घटनाओं की बात बताऊं तो 1822 मुकदमे दर्ज हुए हैं, घटनाएं घटी हैं। और अज्ञात शवों की बात करूं महिलाओं की तो लगभग 318 अज्ञात शव बरामद हुए हैं, जिसमें से मात्र 87 शवों की शिनाख्त हो पाई है। मतलब 222 शव ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई। और ये साबित करता है कि अगल बगल के राज्यों के अपराधियों के लिए सबसे मुफीद जगह उत्तराखंड बनते जा रही है। आज बड़े अफसोस के साथ कुछ चीजें आपके साथ बांटूंगा। ये घटनाएं यूं ही नहीं हो रही हैं। अगर सत्ता का संरक्षण अपनी पार्टी के नेताओं को कार्यकर्ताओं को ना होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, अंकिता भंडारी के विषय में आप सब जानते हैं। पुलकित आर्या पकड़ा गया, सजा हुई, लेकिन जिस वीआईपी की बात अंकिता भंडारी अपने मोबाइल के मैसेज में करके गई उसका अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। उस बड़े शख्स को जिसको बचाने की कोशिश प्रशासन के द्वारा या शासन के द्वारा की गई, वो अभी तक पहुंच से बाहर है। वो नेता, वो पदों में बैठे हुए लोग जिन्होंने फोरेंसिक जांच के सारे तथ्यों को मिटाने के लिए वहां डोजर चलवाया, जिन लोगों ने अंकिता के भंडारी के कमरे को तहस नहस किया, उसके बिस्तर को स्विमिंग पूल में डाला, रिजॉर्ट में आग लगवाने का काम किया, उनके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई है, ना पूछताछ हुई है। क्योंकि अपराधी के साथ साथ अपराध की सबूतों को मिटाने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी होता है। वही ममता जोशी बहुगुणा जो श्रीनगर से गायब है, पिछले 3-4 सालों से ज्यादा समय हो गया, उसकी भी अभी तक कोई जानकारी तक उपलब्ध नहीं है। उसका भाई हर चौराहे पर हर मीटिंग में इस बात का रोता है कि सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं के दबाव में उसकी बहन की खोज खबर नहीं की जा रही है। उसके अलावा संतेरेसा में अगर आप आए हरिद्वार, एक 14 साल की नन्ही सी बालिका का बलात्कार और हत्या कर दी गई और मुख्य आरोपी बीजेपी के ओबीसी सेल के सदस्य हैं। इसी प्रदेश में राजधानी में एक 13 साल की माइनॉरिटी की बच्ची का बलात्कार 5 दरिंदे कर देते हैं, वो भी आईएसबीटी जैसी जगहों पे जो सुरक्षित होनी चाहिए। इस प्रदेश में सत्ताधारी दल के 2 मंडल अध्यक्ष आज ऐसे ही मामलों में जमानत में बाहर है। और एक के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि सल्ट की घटना की जांच कोई भी कर ले, 4 दिन तक उस बच्ची का मेडिकल तक नहीं हुआ और उसके बाद भी ये कहा गया कि उसके जो वैसे वाले अंग हैं उनकी जांच इसलिए नहीं की क्योंकि मां की सहमति नहीं थी। मां इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि उसको पता हो कि सहमति पत्र दस्तखत करके देना है। ये अपने अपराधियों को बचाने की एक कोशिश के रूप में मैं इन सब चीजों को देखता हूं। दुख संघ के चेयरमैन आज जमानत में बाहर हैं। और अगर सत्ता अपने उस वीआईपी को बचाने की कुछ से कोशिश नहीं करती, अगर सत्ता अपने ओबीसी सेल के उस व्यक्ति की जो मुख्य आरोपी है संतरेसा में 14 साल की लड़की के बलात्कार और हत्या में बचाने की कोशिश नहीं करती, अगर अपने कार्यकर्ताओं के केसेस को कमजोर करके उनकी जमानत नहीं करवा रही होती, तो आज उत्तराखंड की स्थिति नहीं होती जिसके बारे में एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, पुलिस मुख्यालय देहरादून में 2023 के बाद की घटनाओं का कोई ब्यौरा तक नहीं है।
2024 में क्या घटनाएं घटी उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, और जो जानकारी है उसको मैं आप सबसे बांटना चाहता हूं। 2023 तक के आंकड़े जब उपलब्ध कराए गए तो उसके हिसाब से अगर देखें 2021 और 2023 के बीच में बलात्कार की 1822 घटनाएं, अपहरण की 1796 घटनाएं, महिलाओं के अपहरण की, महिलाओं की गुमशुदगी के मामले 4890 और दहेज हत्या में 190 हमारी बहनें मारी गई हैं। तो ये आंकड़े हैं इस उत्तराखंड के, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, और ये देवभूमि है, लेकिन राक्षसों ने इस देवभूमि में कब्जा कर लिया है, ऐसा प्रतीत होता है। जो हम कथाओं में, महाभारत में, भगवत गीता में, भागवत कथा जब होती है उनमें जब हम राक्षसों के किस्से सुनते हैं तो कुछ उसी तरीके के हालात इस समय उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं। आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इस उत्तराखंड की देवभूमि को कलंकित होने से आइए हम सब लोग बचाएं। पहले अंकिता भंडारी में वीआईपी कौन, इस नारे को घर घर तक पहुंचाने का काम हम करें। उस पुलिस अधिकारी को दंडित करवाने की मांग करें जिसने स्टेटमेंट दिया कि कबरा वीआईपी था। हम उस विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करें जिसने वहां डोजर चलाने की बात कही। हम उस बड़े नेता के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करें जिसने डोजर चलाने की बात कही। अब तो डोजर का जो ऑपरेटर है उसके भी बयान दर्ज हो गए। आखिर क्या हुआ? वो 2 पटवारी जिन्होंने रिपोर्ट लिखने में हिल हुज्जत की, 5-6 दिन तक, 7 दिन तक परिवार घूमते रहा, उन पटवारियों को बहाल करा गया है या वो आज भी निलंबित हैं या बर्खास्त में हैं? इस मामले को अभी और उकेरने की जरूरत है। अंकिता के साथ साथ हमारी अन्य बहनों के भी सुरक्षा की मांग हम करते हैं। उत्तरकाशी की उन 4 SC/ST की बहनों का जिनका बलात्कार हुआ, उनको समय पर जो सरकारी योजनाएं हैं जिससे वो अपने मुकदमे लड़ पाते, उनके परिवार, कमजोर परिवार, वो तक मुहैया नहीं कराए गए। तो ये सारे ऐसे मामले, एक बहन हमारी जो उधम सिंह नगर में नर्स थी, उसकी हत्या का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। तो ये अपराध से घिरी हुई हमारी जो देवभूमि है, इसको अपराध मुक्त करने की आवश्यकता है। और ऐसे अपराधी जो हमारी देवभूमि को कलंकित करने का काम करें, उनको दंडित करने का समय है। और धामी जी की सरकार को भी ये बात खुलकर कहना चाहता हूं, अंकिता भंडारी के वीआईपी का जब तक नाम पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम अंकिता भंडारी की लड़ाई को आगे भी लड़ते रहेंगे, चाहे वो कानूनी रूप से हो, चाहे वो जन आंदोलन के रूप में है। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि आइए महिला सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो भी कदम उठाने हो उनको हम सब लोग मिलकर उठाएं, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उठाएं। धन्यवाद।